हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें प्री क्वालिफाइंग हो चुका है। ठीक है, पैटर्न वही है लेकिन आपके जो है प्री के जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। तो अभी हम टीयर 1 को टारगेट करते हैं क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाई करना भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है एक पहाड़ की तरह, चैलेंज की तरह है। तो प्री के सवालों को ध्यान रखते हुए मैं 25 क्वेश्चंस का इस सेट में आपको करवाऊंगा पूरा सॉल्व। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा टीसीएस पेपर बनाता है और 2018 के बाद से वो बनाता हुआ आ रहा है। हालांकि मेरा अंदाजा है कि सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें भी ये थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, तो अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर रखें। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि जो पूरी जो एग्जाम की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक खिंचती थी, अब उस थोड़े समय को कंप्रेस किया जाएगा, जो एक अच्छा प्रयास है। ठीक है ना, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप वहां से सवालों को डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां पे और भी बहुत सारे एग्जाम्स के टाइप वाइज क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक है ना, तो हमारे करवाने का तरीका वही है कि आपके सामने सवाल आएगा, आप सीधे एकदम सितर होकर बैठिए 90 डिग्री एंगल पे और सवालों को सॉल्व करना शुरू करिए। जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ये गणित जो है ऐसे लेट के जीएस की तरह पढ़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है दोस्त, शुरू करें सवाल नंबर 1 से। देखिए इसमें जो है मैंने वापस से खिचड़ी सी बनाई है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, भी आपका सीडेस हो गया, आपके टीयर 2 का क्वेश्चंस हो गया। तो हर एक एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस इसमें कंपाइल करे हैं। ठीक है ना, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। बताइएगा, ये क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का है, एज इट इज पूछा हुआ। ठीक है ना, सवाल है यदि x माइनस वाई बराबर 5 है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 520 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में सवाल कर सकता है। भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला इसकी टर्म में क्या होता है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर है भाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यही है। तो 5 से 520 कितनी बार जाएगा? 104 बार जाएगा। इधर घटाएंगे, 104 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 79। 79 बराबर 3xy, 3 बटे में आ जाएगा, तो 79/3 आ जाएगी xy की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई कठिनाई नहीं है सवाल में, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। जी ये बताइए सवाल नंबर 2। ये क्वेश्चन भी सिलेक्शन पोस्ट 10 का है, जवाब दीजिए। आपके सामने एक लंबा चौड़ा बीजगणित व्यंजक है, इसका गुणनखंड करना। कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, आगे कुछ करना ही नहीं। एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस ये मैं देखती समझ गया कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिख रहा है। 3y का क्यूब प्लस 4y का क्यूब माइनस 3abc है भी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला नहीं है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, सभी में यही है। ठीक भाई, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ये वाला भी नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छा, अगर माइनस ए बी करूंगा तो माइनस का 3xy आएगा, माइनस का 12xy है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, यहां पे देखिए 3 चौक 12yz आएगा। ठीक है भाई, और यानी कि मेरे दोस्तों फिर एक ही ऑप्शन बचा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे आपके गलत हो गए। ठीक है, जब 3 ऑप्शन गलत है, जो चौथा बचेगा वो अपने आप में सही हो जाएगा। x प्लस 3y प्लस 4z एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, यहां से माइनस का 3xy, यहां से माइनस का 12yz, यहां से माइनस का 4xz। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल था, ये बताइएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल एक वायरल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ऐसा कोई एसएससी का पेपर नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा जाता हो, टॉप पे है ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस में। ए अपनी इनकम का 35% बचाता है, इसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 20% बढ़ता है, तो बताइए उसकी सेविंग्स में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, बट हमारे पास देसी जुगाड़ है, क्या? डेविएशन मेथड। और डाटा टिपिकल है तो मैं हमेशा डेविएशन लगाता हूं।
क्योंकि इनकम क्या होता है, इनकम होता है दोस्त एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक आदमी जो है अपनी इनकम का 35% बचाता है, 35% मतलब 7/20। उसकी इनकम अगर 20 है तो 7 की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 13। ठीक है ना। हुआ क्या, उसकी इनकम, इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में 20.1% बढ़ा, खर्चा 20% बढ़ा। बताओ सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अगर ये ओवरऑल 20.1% बढ़ा है तो ये भी 20.1% बढ़ना चाहिए, ये भी 20.1% बढ़ना चाहिए, बट यहां 0.1% लेस है ना, 13 का 0.1% लेस है, तो यहां एक्स्ट्रा कर देंगे बैलेंस करने के लिए 1.3/7%। ठीक है ना भाई, जितना यहां पे लेस हो रहा है बैलेंस करने के लिए यहां पे 1.3 एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि ये जो आपका इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो है नहीं। अब ये 21 तो पहुंचेगा नहीं, यानी कि आंसर बी ऑप्शन ही रहेगा। 20.3% का इंक्रीज होगा उसकी सेविंग्स में। तो एक सरल सवाल था, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 4। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है पिछले 3 साल से एकदम वायरल सवाल है, करो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको समझाई है। When x is subtracted from each of the number, the numbers obtained in this order are proportion. इन चारों संख्याओं में से जब हर एक में से x घटाते हैं तो प्राप्त संख्याएं सेम अनुपात में होंगी। तो आपसे पूछा x+5 एंड 3x-2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। क्योंकि आंसर अंडर रूट में है तो हम ऑप्शन वगैरह से तो करेंगे नहीं, हम x का मान निकालेंगे मैन्युअली। और उसका तरीका क्या है मेरे दोस्तों, कंपेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट रूप हमने बना रखा है। गैप देखो, 22 और 38 के बीच में कितना गैप है, 16 का। 31 और 55 के बीच में कितना गैप है, 24 का। तो आप इसका रेशियो ले लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। रेशियो कितना आ गया, गैप का रेशियो ले लियो 2:3, 2:3 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। तो 22 तिया 66, पहले पहले में गुणा कर लो, 31 दूनी 62, 66 62 डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों, 4 है। और मेरे प्यारे भाई ये 2 और 3 कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, 1। यानी कि x की वैल्यू जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट डायरेक्ट आ गई 4। इससे आसान तरीका नहीं दुनिया में x निकालने का। ठीक है ना। तो आपसे पूछे x+5 और 3x-2 का मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √AB। x की जगह 4 रखेंगे, 4 5 9। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 4 5 9 इंटू, और ये 4 तिया 12 - 2 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9 का √3 आ जाएगा, 3√10 इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन बहुत आसान सी बात थी, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे भाई, ये बताइए सवाल नंबर 5। बोलो, पार्टनरशिप का बहुत आसान सा सवाल है कि ए और बी एक बिजनेस में पार्टनर हैं। ठीक है ना। ए ने बी से 3 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बी ने पैसा लगाया 7.5 महीने के लिए, जबकि ए ने अपना कैपिटल जो है बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए लगाया है, यानी कि 10 महीने के लिए ए ने इन्वेस्ट किया है। यदि बी का जो शेयर है वो टोटल प्रॉफिट 6.25 लाख में से 1.25 लाख लेस है ए के शेयर से, तो आपसे पूछा है बी का इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, आप जानते कि प्रॉफिट जो होता है मेरे दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, यही होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब 2 बंदे हैं ए और बी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। उन्होंने टोटल 6.25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से बी का जो शेयर है ए से 1.25 लाख रुपए कम है। तो आपको तो रेशियो चाहिए ना, ये क्यों इतना ड्रामा करना। यहां पर रेशियो ले लेते हैं, ये 1:5 हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 5 है, अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो बी का जो हिस्सा है वो ए से 1 कम है, यानी कि ए बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 3:2 होगा कि नहीं भाई। टोटल प्रॉफिट 5 होगा, बी का शेयर ए से 1 कम हो गया, 3 - 2 1 है भाई। बी ने अपना पैसा लगाया है 7.5 महीने के लिए, ए ने अपना पैसा लगाया है बी से 2.5 महीने ज्यादा, यानी कि 10 महीने के लिए। तो इन दोनों के टाइम का रेशियो क्या हो गया भाई, 2.5 चौका 2.5 तिया 4:3 टाइम का रेशियो हो गया। अब डिवाइड करेंगे इसको तो ऐसे 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9:8। ये इन दोनों बंदों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया ए और बी के। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर अब कुछ परेशानी नहीं है, सवाल में साफ साफ बोला है कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी से 3 लाख ज्यादा है, तो ए का इन्वेस्टमेंट बी से कितना ज्यादा है, 1 की वैल्यू सवाल में कितनी, 3 लाख रुपए।
पूछा है बी का, तो बी का शेयर है, इन्वेस्टमेंट है 8 यूनिट, 8 की वैल्यू आ जाएगी 24 लाख। तो 24 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा है इसके पास, 24 लाख रुपए लगा रहा पार्टनरशिप में। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 6 बताओ जी। दिखाई दे रहा है आपको, डर लग रहा है? नहीं, ये सवाल पहले भी आ चुका है। एक फैक्ट्री में तीन टाइप ऑफ मशीन है, M1, M2, M3, जो प्रोड्यूस करती हैं 25%, 35% और 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स रेस्पेक्टिवली। M1, M2 और M3 जो मशीन जो प्रोडक्ट बना रही है, उसके 3, 4 और 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं, खराब हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो खराब नहीं है, गैर दोषपूर्ण प्रोडक्ट है, उनका परसेंटेज कितना है ये बताइएगा। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। जहां भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो वहां आप हमेशा डेविएशन का इस्तेमाल करिए ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। M1, M2, M3 तीन मशीन है, कितना कितना प्रोडक्शन कर रही है, रेशियो ले लो, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं हम, है ना। 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, इस रेशियो में प्रोडक्शन कर रही हैं। आपसे पूछा है बताओ कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं, कितने परसेंट जो नॉन डिफेक्टिव है। तो सीधा नॉन डिफेक्टिव पे ध्यान दीजिए ना, अगर 3% डिफेक्टिव हैं तो 97% नॉन डिफेक्टिव होंगे, ये 96 आ जाएगा, 95 आएगा, ठीक है। ये आपके नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। ओवरऑल कितने परसेंटेज प्रोडक्ट हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं, जिनमें कोई खराबी नहीं है, तो आपको मेरे दोस्तों यहां निकालना, इनका ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। या तो वेटेड एवरेज लगा, वो मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है ना। वैसे भी आंसर जो आएगा 95 और 97 के बीच में आएगा, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आता है। भाई मैंने अपनी मर्जी से 95 मान लिया, यहां कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप बोलोगे जिस यहां कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो 7 एकम 7। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है मेरे दोस्तों, इसे सभी में बांट देंगे, सभी का मतलब 5 7 12 8 20, 20 पे बांट देंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है, तो ओवरऑल आपके नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाएंगे, 17/20 हो जाएगा, यानी कि 0.85। तो 95.85% इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई तकलीफ है, 17/20 0.85, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल बनता है मेरे दोस्तों। ये बताइएगा सवाल नंबर 7, ज्योमेट्री का सवाल है, डायरेक्ट सिमिलरिटी पे लैंग्वेज बेस्ड सवाल बहुत आता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल QPR के, ठीक है ना, सिमिलर है ये। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल QPR के, उनके एरिया का रेशियो 49-16 है, QP की लंबाई 12 है, PR की 6, AC की 9। तो आपसे पूछा है AB की लंबाई। ओके, सवाल में आपसे AB की लंबाई पूछिए, AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना वो QP होगी, यानी कि मुझे केवल QP की जरूरत है सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर भाई इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 49-16 है तो साइड का रेशियो कितना होगा, 7-4 होगा कि नहीं, अंडर रूट। अभी एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल QPR की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाएगा। यहां पे साइड QP की लंबाई 12 दे रखी है मेरे दोस्तों, QP ट्राइंगल बाद में ना, ये ABC पहले है, 3 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी ना, 21। तो QP की लंबाई 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड बन रही है AB, AB की लंबाई 21 सेंटीमीटर आएगी। सी ऑप्शन आंसर है। इससे आसान सवाल प्री के लिए बन ही नहीं सकते। समझ में आया जी? ये बनाइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 8 नंबर, बनाओ। सवाल CDS के पेपर का पूछा हुआ है दोस्तों, 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है अभी। यदि a+b/b+c बराबर c+d/d+a है, जहां a इज नॉट इक्वल टू c, तो कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। सभी बच्चों को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है। इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। देखिए यहां जो लाइन दी है ना, a इज नॉट इक्वल टू c, इसका कुछ औचित्य है, मतलब a c को मुझे कटाना है यहां से, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अंश प्लस हर करने से भसड़ मचेगी, लेकिन जब अंश माइनस हर करेंगे तो a-c आएगा। यहां से भी अंश माइनस हर करेंगे तो c-a आएगा। यानी कि कंपेंडो डिविडेंडो रूल ये कहता है कि जो एक्शन लेफ्ट में करो सेम वही एक्शन राइट में करो, ठीक है ना। मैं न्यूमरेटर को नहीं छेड़ूंगा,
आप छेड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अंश माइनस, नीचे क्या करता हूं मैं, अंश माइनस हर, इसमें से इसको घटा देता हूं। ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाएंगे, ए माइनस सी हो जाएगा। और यहां पे इसमें से इसको घटाएंगे, सी प्लस डी में से डी प्लस ए को, तो सी माइनस ए हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये भी इक्वल होना चाहिए, बाय द कंपेंडो डिविडेंडो नियम आप बोलोगे हाँ जी सर होना चाहिए। अब देखो इससे कितनी बार कटेगा, -1 बार कटेगा। ये माइनस वाला मेटेरियल जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट रिश्ता। बताओ, है ना आसान सवाल। तो आपको जो सवाल की कंडीशन है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ए इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब वो आपको दोनों तरफ से हटाना होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हम ऐसे नहीं काट सकते थे, फिर दूसरा केस भी कंसीडर करना पड़ता। चलो ये बताओ, सवाल नंबर है 9, जवाब दीजिए जी क्या आंसर है इस सवाल का। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। सर्कल की रेडियस है 10। ओके, एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटीनस एसी, हाइपोटीनस पे जो एल्टीट्यूड खींचा गया उसकी लंबाई है 8। अगर AB की लंबाई x है, BC की लंबाई y है, तो आपसे पूछा है xy कितना होगा। देखिए सवाल बहुत सरल है, सवाल में कुछ है नहीं, चित्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, बट मैं आपको बस केवल कंसेप्ट बताना चाहता हूं। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, कि जैसे आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर बना है, जिस सर्कल की रेडियस 10 है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस 10 है तो हाइपोटेनस 20 होगा, ठीक है ना। राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है वो x और y है ना, बोलो, क्योंकि हाइपोटेनस AC है, AB BC लेग्स हो गए। और हाइपोटेनस पे जो एल्टीट्यूड है मेरे दोस्तों वो क्या है, 8। ये इसकी लंबाई है 8। तो आपसे xy पूछा, आपको नहीं पता कि राइट एंगल के ऊपर, राइट एंगल के हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होती है, AB बटे C, यानी कि x इंटू वाई बटा 20, यानी कि xy कितना आ जाएगा, 160। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सरकम रेडियस है 10, तो हाइपोटेनस जो होगा वो डबल होगा 20। समझ में है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आसान, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 10 बनाओ जी। ABCDS के पेपर का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल है, करो। व्हाट इज x इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बेसिक से कि आप इसका एलसीएम लीजिए, फॉर्मूला वगैरह आपको याद है तो ठीक है, वरना ड्राइव करना पड़ेगा। दूसरा कि इस सवाल के ऑप्शन काफी साधारण है, तो बेस्ट है कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से बनाओ। आप यहां पे एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू पुट कर लो, लेकिन ऐसी कि बटे 0 ना बने, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबको अलग अलग पुट कर लेते हैं, 1 2 3। अभी x को मैं यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूं, y को 2 पुट कर लेते हैं, z को 3 पुट कर लेते हैं। ना तो कोई ऑप्शन मैच करेगा, ना ही यहाँ पे बटे 0 बनने का कोई गुंजाइश बचेगी। तो आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे x 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, तो ये 2 हो जाएगा। प्लस y कितना है मेरे दोस्तों, 2, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 1 1, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है भाई। जेड कितना हो जाएगा, 3, जेड 3 हो जाएगा, है ना। जेड माइनस एक्स 2 और जेड माइनस वाई 1, यानी कि 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो कैंसल आउट, यानी कि 1/6 बचा। 1/6 ये ऑप्शन तो है नहीं ना, ये ऑप्शन है, ये -1/6 बनेगा। यही ऑप्शन है सी जो 1/6 बनेगा। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं इस सवाल में। आगे चलेंगे, ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। वेरी वेरी शानदार एक स्टैंडर्ड सवाल है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 11 शर्ट्स का सवाल है, बताओ इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी आपके सामने एक सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस हमने कर रखा है लेकिन सिंपल वे में, तो आप सारे पे खिचड़ी मत पकाया करो, आप केवल एक उस पे ध्यान दीजिए, इसको पकड़ लो। अभी आपको इसका मान निकालना है, मैंने ये पकड़ लिया कि 1/5√4 + 4√5, मैंने ये ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे कि जब तक रूट नीचे में रहेगा वो सर दर्द बना रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5√4 - 4√5, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे इसी से गुणा करेंगे, a + b a - b a² - b² बन जाएगा। तो 5√4 का स्क्वायर हो जाएगा 100,
और -80 यानी कि नीचे 20 बन जाएगा। मैंने ऊपर नीचे 5√4 -4√5 से गुणा कर दी। अभी इसको भाग करेंगे 5√4 में 20 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 1/4 √4 माइनस भाई 4√5 को 20 से भाग करेंगे 4 पंजे 20 और √5 से 5 काटेंगे 1/√5। तो यानी कि इस बात को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1/√4 -√5। जो पहला टर्म है वो सिंप्लीफाई होके 1/√4 -1/√5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? √4 -√5। सिमिलरली डिट्टो ऐसे दूसरा टर्म सिंप्लीफाई होके √5 ये √6 क्या है वो 1/√5 -1/√6 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होके यहां 6 7 है, ये 1/√6 -√7 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। बोलो भाई, ये वाला टर्म ही है √7 √8 है 1/√7 -1/√8 होगा? आप बोलोगे हां जी सर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कर सकते। तो लास्ट में ये 8 9 है तो 1/√8 -1/√9। समझ में आया? तो यहां सारे टर्म को आप सिंप्लीफाई, एक से आपको अंदाजा लग जाएगा। यहां √4 -√5 आ रहा है तो 1/√5 -√6, ये √6 -√7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच का सारा जो मटेरियल है कट गया भाई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब कट गया। बचा क्या? 1/√4 यानी कि 1/2 -1/√3 यानी कि 1/3। तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। वेरी वेरी शानदार सवाल था मेरे दोस्तों ये। चलो एक प्रीवियसर क्वेश्चन आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 12 जी, इसका जवाब दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, बस कुछ ही समय जा रहा है जब एसएससी में सवाल नहीं आ रहा। बताइएगा, एक ट्राइंगल के दो एंगल हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री एंड द इंक्लूड साइड, इन दोनों एंगल के जो बीच की साइड है वो ये है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जवाब दीजिएगा। समझे क्या सवाल? भाई जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, सुनना मेरी बात, ये आपके सामने ट्राइंगल है। भाई इस ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, और 30 डिग्री 45 डिग्री के जो इंक्लूड साइड है वो ये है √108 + 6। √108 का मतलब 36 दिया, 6√3 + 6, तो 6 कॉमन लेके लिख लेते हैं, 6√3 + 1 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड है ये 6√3 + 1 सेंटीमीटर है, ये वाली दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है ये वाली। तो आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया। बेस मुझे पता है, अगर इसकी हाइट पता लग जाए तो एरिया निकल जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। तो हाइट पता लगाना है, हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। भाई 30 डिग्री के सामने 1 होता है तो ये 60 के सामने √3 होगा। अभी 45 डिग्री के सामने अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। यानी कि बेस कितना बना? बेस आया जी √3 + 1, बेस टोटल हो गया √3 + 1 यूनिट। √3 + 1 की वैल्यू सवाल में 6√3 + 1 है, 6 गुना, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट आ गई 6। ये ट्राइंगल की हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई? हाइट 6 आ गई। एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, 6 × 36/2 18, तो 18 × √3 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए एक आसान सवाल है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 13 ओके, एवरेज का क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में एक स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं पर पेपर वो 71 हैं। इफ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर विज्ञान में 35 नंबर और ज्यादा लाता पढ़ के, 11 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 11 नंबर ज्यादा लाता, एंड 4 मोर मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस तो आपको भी पढ़ना है उसमें भी 4 नंबर फालतू लाता, तो उसका जो एवरेज है वो 76 हो जाता। तो अब बताओ एग्जाम में कितने पेपर हैं? तो एक स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो 71 है। अब उसकी जो है उससे बोलो कि भाई साइंस में 35 नंबर फालतू ला, हिस्ट्री में 11 नंबर ज्यादा ला, और अपने कंप्यूटर साइंस पे 4 नंबर ज्यादा ला। तो नंबर कितने एक्स्ट्रा लाता भाई? 35 और 11 4 15 यानी कि 50। तो टोटल मार्क्स हो जाते एक्स्ट्रा 50। एवरेज स्कोर हो जाता 71 से अब 76। तो टोटल मार्क्स कितने बढ़े? 50। एवरेज स्कोर कितना बढ़ा? 5, यानी कि सब्जेक्ट कितने रहे होंगे? 50/5 10, यानी कि 10 सब्जेक्ट्स के उसने एग्जाम दिए हैं। इतना सा सवाल था, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे चलेंगे, बहुत ही फेमस सवाल है। बताओ सवाल नंबर 14,
ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो आपसे पूछा इसका मान। देखिए बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देखते हुए वैल्यू पुटिंग पर कूद पड़ते, वो कोई समझदारी वाला काम नहीं है कि 30-45 रख रहे हो। जब आपको सीधे सीधे फॉर्मूले सवाल में दिखाई दें तो जस्ट गो बाय बेसिक एंड वैल्यू पुटिंग को भूल जाइए, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या आपको वैल्यू पुटिंग करना है जब साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला। ये क्या है, साइन माइनस कॉसेक, कॉसेक का मतलब 1/sin और साइन स्क्वायर थीटा -1 यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अभी एलसीएम ही तो लेना है, इंटू सेक का मतलब 1/cos, जब कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा यानी कि माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा जो कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सवाल समाप्त। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कॉसेक साइन स्क्वायर कट गया, सेक कॉस स्क्वायर कट गया, 1/sin 1/cos यानी कि सेक इंटू कॉसेक। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया ना, तो सरल सवाल है, यहां वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, वो टाइम वेस्ट है। जी बताइए सवाल नंबर 15, ठीक है। 2021 का जो मेंस हुआ है ना अभी, उसमें टाइम एंड वर्क का सवाल था। ये बहुत ही सरल सवाल है, हमेशा से आता रहा छोड़ने भागने वाला सवाल। ए अकेले किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी सेम उसी काम को 28 दिन में कर सकता है, जबकि सी अकेले उसी काम को 56 दिन में यानी कि 56 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया एंड कंप्लीटेड द वर्क सच दैट, और इस तरीके से काम पूरा किया। बी वॉज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days, बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं करा। ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट 3 days, ए ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं करा। तो आप बताओ कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो लास्ट से भागने वाला सवाल है, तो पहले तो एलसीएम ही लेना है। इनका एलसीएम 56 आ जाएगा, 14, 28, 56 का। ये टोटल वर्क हो गया भाई। ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई और सी की एफिशिएंसी 1 हो गई। सपोज भी काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे जाके पूरा हुआ, काम है 56 यूनिट, 56 यूनिट जो करना था। लेकिन बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया। हम बी को रोक लें, भाई बी भाई तू लास्ट के 2 दिन जो काम छोड़ के भाग रहा तू कर ले। क्यों भाग रहा छोड़ के? तो बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, अगर लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो 4 काम और होता सेम टाइम में। ए ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया। हम बोलते हैं ए से, भाई तू क्यों काम छोड़ के भाग रहा है, लास्ट के 3 दिन भी कर लेना। अगर ए लास्ट के 3 दिन भी काम करता तो 4 तिया 12, एक दिन में 4 काम करता, 3 दिन में काम करता 12। तो सेम टाइम पीरियड में इतना काम होता अगर ये छोड़ के ना जाते लास्ट में। तो इस काम को तीनों लोग करेंगे। अब तो एबीसी कोई नहीं गया, शुरू से आखिर तक तीनों हैं, तीनों लोग करेंगे। 4, 2, 6, 1, 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन लगेंगे ये? 56, 4, 60, 12, 72। तो 72/7 डेज में आपका जो टोटल वर्क है वो समाप्त होगा। बहुत ही सरल सवाल था, शिफ्टिंग के कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है। जी ये बताइए सवाल नंबर 16, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ फटाफट। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। 2 आर्टिकल ए और बी है, उनके सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य सेम है। ए अपना आर्टिकल बेचता है 28% के प्रॉफिट में, बी बेचता है 24% के लॉस में। दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 48,640। अच्छा दोनों का नहीं, टोटल सेलिंग प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल का 48,640 है। तो आपसे पूछा है ए और बी के कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्तों। इस सवाल के ऑप्शन जो है एकदम स्टूपिड है, बिल्कुल बेवकूफ वाले ऑप्शन है। ऑप्शन से करेंगे, मेंस का ही सवाल है ये एज इट इज। ओके, मैं पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं भाई। जैसे ए बी के कॉस्ट प्राइस है, ए ने अपना सामान बेचा है 28% के प्रॉफिट पे यानी कि इतने परसेंट में बेचा। बी ने अपना सामान बेचा 24% के लॉस पे यानी कि 76% में बेचा, है ना। तो और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है सेम है, मैंने सेम कर लिया। तो यहां ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 76/128। तो 4 से जाएगा 19/32। ये ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 19/32। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें ए बी के सीपी का रेशियो 19/32 बन रहा है? केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है, ना ये ऑप्शन है, ना ये है, ना ये है। तो सीधा ए ऑप्शन मार्क करेंगे और पेपर में आप इस सवालों को इसी प्रकार से करेंगे।
ये लाइन लिखना भी क्राइम है मेरे दोस्तों। 24% का लॉस यानी कि 76 उधर, 28% प्रॉफिट यानी कि 128 इधर। तो 76 और 128 का डायरेक्ट आप रेशियो चेक करेंगे, ए ऑप्शन बनेगा, बात समाप्त। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। एक नाव जो है 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में। ठीक है, द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। ये x रेशियो y आपको दिया हुआ है 3:1। तो नाव को कितना समय लगेगा 41.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। तो आपको अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी दोस्तों। आसान सवाल है। देखो, एक नाव 56 किलोमीटर जाती है 3.5 घंटे में डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 56/3.5। 3.5 का मतलब 7/2 होता है 16। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए अप स्ट्रीम की स्पीड। ये नाव की शांत जल में चाल है भी मेरे दोस्तों, और धारा की चाल का रेशियो दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है x + y 4। सवाल में 4 की वैल्यू 16 है, तो अप स्ट्रीम क्या होगा x - y 2। तो 2 की वैल्यू 8 नहीं आ जाएगी, यानी कि अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 8 है। तो 8 की स्पीड से 41.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा 8। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 यानी कि 5.2 आवर्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 5.2 आवर्स। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम सरल सवाल ये था। आगे बनाइएगा मेरे दोस्तों। यस, सवाल नंबर 18 और 19 दोनों ही एमटीएस के सवाल हैं और दोनों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एमटीएस में पूछे गए। ये बताओ, और ऐसे सवाल तो सीजीएल के मेंस में भी आते हैं, बल्कि इससे इजी आते हैं। एक शॉपकीपर 26% का प्रॉफिट कमाता है एक आर्टिकल पे, अगर वो 20 और 30% के सक्सेसिव डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को। पूछा है कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा अगर वो अपने कस्टमर को केवल 26% का डिस्काउंट दे। बताइएगा दोस्तों। देखिए, डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे और प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस 100% मानेंगे। देखिए, अगर आप अपने ग्राहक को 20 और 30 के सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो 20 और 30 का इफेक्टिव जो होता है वो कितना होता है 44%। 44% होता है कि नहीं। तो भैया मैंने ये मान लिया कि किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100 रुपए। 100 रुपए पे जब आप 20% 30% सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे 44%, तो सामान कितने में बिकेगा 56 में। 56 रुपए में आप सामान बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होता है 126% प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस के 126% में सेल हुआ। 100% सीपी पे 26% प्रॉफिट होगा तो इतने में ही सेल होगा। 14 से जाएगा, 14 चौका 56, 14 निम्मा 126, 4 की वैल्यू 9% है। आपसे पूछा अगर 26% का सिंगल डिस्काउंट देते तो कितना प्रॉफिट होता। 100 रुपए पे 26 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे फिर आप 74। तो 74 की वैल्यू कितने परसेंट है बताओ जरा। अभी बताओ, ये 18 और आधा 18.5 गुना है, तो यहां भी 18.5 गुना करेंगे तो 18 नंबर 162 और 9 इंटू 0.5 4.5, यानी कि आपका जो सामान है कॉस्ट प्राइस के इतने परसेंट में सेल होगा। ये कितना ज्यादा है 100% से जो भी ज्यादा या कम है वही लाभ या हानि है। 100% से कितना ज्यादा है 66.5 ज्यादा है, तो 66.5% का आपको प्रॉफिट होगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। बहुत सरल सवाल। आगे चलो जल्दी से, सवाल नंबर 19 बता दीजिए। शानदार सवाल है। एक शॉपकीपर 40% का प्रॉफिट कमाता है अपने कॉस्ट प्राइस पे जब वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 5, 10 और 15 के अपने कस्टमर को। कितना प्रॉफिट होगा इस शॉपकीपर को अगर वो केवल 5 और 10% का डिस्काउंट दे। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर वो 5, 10 और 15% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो 40% प्रॉफिट होता है। ये अलग वैरायटी है थोड़ी सी। अगर वो केवल 5 और 10% डिस्काउंट दे तो कितना प्रॉफिट होगा। मतलब 5-10 की कहानी तो दोनों में सेम ही है, यहां तो दोनों में सेम ही है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 15% डिस्काउंट दे तो 40% प्रॉफिट होता है, और कोई डिस्काउंट ना दे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। यही सवाल रह गया ना सिमट के। ये तो दोनों में सेम ही है, बोलो हाँ है ना। अभी 15% डिस्काउंट देता है तो 40% प्रॉफिट होता है। तो यानी कि मेरे दोस्तों यहां सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं आप।
100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस 15 85, 100 प्लस 40 140। अभी 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 17:28। ये सीपी से एमपी का रेशियो निकाला मैंने, ठीक है ना, क्लियर है भाई। जब शॉपकीपर केवल 5-10% डिस्काउंट दे रहा है, 15 दे ही नहीं रहा, यानी कि अगर शॉपकीपर कोई डिस्काउंट ना दे, कोई डिस्काउंट ना दे, तो सामान सीपी का एमपी में बेचेगा, कितना प्रॉफिट होगा, 11 का प्रॉफिट होगा 17 पर, परसेंटेज में इंटू 100%। यही सवाल का आंसर आ जाएगा। और इससे आसान तरीका इस साल को करने का नहीं है कुछ भी, थोड़ी बुद्धि लगाइए। अभी 17 छिक्का 102, 8 बचेगा 0, 17 चौका 68, यानी कि 64 बार जाएगा लगभग। डी ऑप्शन करेक्ट है, बताइएगा। मजेदार सवाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस सवाल में। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ये बताइएगा सवाल नंबर 20। सवाल आपको देखने में अजीब सा, बड़ा कठिन सा लग रखा, क्या बवाल है, लेकिन ऐसे बवाल बहुत ज्यादा आए हैं प्री के पेपर्स में, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, करो। इतनी देर में आपको दिख जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी देखा 3 बार गुणा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिखा। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2.01 में ये जोड़ना है और ये जोड़ना है, ठीक है। 28 2 31 और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका, नहीं 28 2 30 होगा और 39 69 और ये 1 बन जाएगा। 70 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है भाई। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ये बनाइएगा। सवाल नंबर 21। 49 लीटर दूध का एक घोल है जिसमें 63% दूध है। दूध के कंसंट्रेशन को 70% करने के लिए इस घोल में कितना दूध और मिलाना चाहिए। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये सवाल ज्यादातर आता है चीनी पानी के घोल पे, कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दूध कितना है, दूध का कंसंट्रेशन है 63%, कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध का कंसंट्रेशन 70% हो जाए। एलिगेशन ही बेस्ट है, दूध कितना दूध और मिलाया जाए। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो दैट इज प्योर दूध। प्योर दूध मतलब 100% दूध यू आर एडिंग एंड फाइनली 70% कंसंट्रेशन ऑफ दूध यू आर गेटिंग। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि किस रेशियो में लाना चाहिए, 30 आ जाएगा और ये मेरे दोस्तों 7, 30:7, यानी कि इनिशियल आपके पास 30 यूनिट है तो आपको 7 मिलाना होगा। 30 की वैल्यू सवाल में 49 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 49/30, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों ये इतने लीटर आपको मिलाना होगा, ठीक है भाई। तो बटे 30 आएगा ना, 343/30 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा भाई। ए ऑप्शन आंसर आएगा। 49 7 343/30, तो 30 × 11 330। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आगे चलेंगे जी। ये बताइएगा सवाल नंबर 22। CISI का एक सवाल पेपर में हमेशा आता है, ये देखो 8600 रुपए 9589 रुपए बन जाते हैं x% की दर से 2.5 सालों में। पूछा है 4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की वार्षिक दर से समान धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। देखिएगा सवाल में, देखो मैं इतना समझ गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x का मान निकालना है, फिर आपको अमाउंट निकालना है। टाइम आपको दे रखा है 4 सही 1/5 साल, यानी कि 21/5 साल आपको समय दे रखा है। तो पहले x निकालने पे ध्यान दीजिए, निकालना ही पड़ेगा। 8600 रुपए 9589 रुपए बन जाते हैं, तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 400 और 589 989 रुपए का ब्याज मिला। कितने सालों में ब्याज मिला, 2.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला 1 साल में। कितने रुपए पर, 8600 रुपए पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, यही ब्याज की दर है। यही आपका x है भैया जी, 1 सेकंड में करना है, क्लियर है। 2 से 86 जाएगा 43 बार, ठीक है भाई। 43 प्राइम नंबर है, जरूर कटेगा। अभी 43 दूनी 86, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, फिर यहां पे आपका 12, यानी कि 43 तिया 23/5, यानी कि 4.6%। तो ब्याज की जो दर थी पहले 4.6 थी, x का जो मान है 4.6 आ गया।
लेकिन अब ब्याज की दर को कर दिया x प्लस 0.4, 4.6 से 0.4 आप बढ़ा दोगे तो अब ब्याज की दर आ जाएगी 5%। बोलो 5% ब्याज की दर हो गई। तो अब एक साल में 5% ब्याज मिलेगा, तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21% मिलेगा। अमाउंट पूछा है 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 121%। यानी कि प्रिंसिपल 8600 रुपए का अब आपका जो अमाउंट है 121% हो जाएगा। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, या यूनिट डिजिट 6 कम 6 मार दीजिएगा, सीधा सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं इसमें? अरे समझे कि नहीं समझे? अरे कुछ तो समझा करो कम से कम, हैं? चलो अगला सवाल है आपके सामने 23 नंबर। ये बताइएगा, सबसे ज्यादा सवाल 2021 के पेपर में जिस चैप्टर से है वो चैप्टर था एक्चुअल में एवरेज स्पीड। किसी किसी सेट में तो 2-2 सवाल भी थे, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ध्यान से समझिएगा। एक आदमी 4 घंटे तक जाता है 75 की स्पीड से, अगले 6 घंटे तक जाता है 65.5 की स्पीड से, फिर अगले 2 घंटे तक जाता है 54 की स्पीड से। पूछा है पूरी जर्नी के लिए इंटायर स्पीड बताइए। पता है कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले यहां से वो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टाइम दे रखा ऐड करके टोटल टाइम निकालेंगे, भाग देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। कर सकते हैं, है ना? बुक्स में, सारी बुक्स में आपको यही सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन दिमाग लगाओ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम को बेस मान के एवरेज स्पीड निकाली जाती है, तो आप टाइम का रेशियो ले लो 4:6:2, यानी कि कितना आ जाएगा? 2:3:1। ये टाइम का रेशियो आ गया 2:3:1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां कितने की स्पीड से गए? 75 की स्पीड से। यहां कितने की स्पीड से गए? 65.5 की स्पीड से। यहां कितने की स्पीड से गए? 54 की स्पीड से। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो जस्ट अप्लाइड डेविएशन मेथड। एक बार जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ना, वो डेविएशन को मजाक समझते हैं, हर एक सवाल में लगाने की कोशिश करते हैं, उससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सारे ऑप्शन 65 के नजदीक हैं, अपनी मर्जी से जो मान लो, लेकिन मैं 65 ही मानूंगा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। मैंने मान लिया कि माना जो इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड है वो 65 है, लेकिन ये तो 75 है, 10 ज्यादा है। अभी तो 10 दूनी 20। बोलो यहां कितना है? 0.5 एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे जी 5×3=15, तो 1.5 हो गया। आप कहोगे सर यहां तो 65 से 11 कम है, तो ये 11। तो जो भी नेट डेविएशन आएगा उसके सार में सब में बांट दो। सब कौन है? 2 और 3 5 और 1 6, 6 में बांट दीजिए। तो 20 - 11 9, 9 + 1.5 10.5, 10.5 करना है, यानी कि 21/12 करना है, यानी कि 7/4 करना है, यानी कि 1 सही 3/4 करना है, यानी कि 66 सही 3/4 करना है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ? आ गया होगा, कर ही लोगे आप। अगला सवाल है आपके सामने 24 नंबर, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है सीपीयू के पेपर का। बोलो, ड्यू टू सम क्राइसिस, कुछ क्राइसिस होने की वजह से, some people from state A migrated to state B and thereby the population of the second state increased by 19.96%। कुछ कोरोना के कारण कुछ जो है लोग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, स्टेट ए से स्टेट बी में, जिससे कि सेकंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है इतनी % बढ़ गई। हाउएवर एट ए लेटर स्टेज, बाद में ऑल ऑफ देम रिटर्न टू स्टेट ए, बाद में वो सब अपने राज्य वापस चले गए। तो आपसे पूछा बताओ स्टेट बी की पॉपुलेशन में कितने % का डिक्रीज आएगा। आजकल एग्जामिनर आपको केवल डराने के लिए सब करता है। सवाल के ऑप्शन देख रहे हैं कितनी दूर दूर हैं। ये 19.96% की बच्चे इसको देख के डर जाए, सॉल्व करे ना, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट लगे रहे, अपना टाइम खराब कर दे। ये लगभग 20% नहीं दिख रहा आपको? 19.96 लगभग 20%, अंदाजा मारा करो। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी कि 5 से मेरे दोस्तों लोग कितने हो गए? 6। जब 6 से वापस जाएंगे तो 1/5 कितनी डिक्रीज आ जाएगी? 1/6 डिक्रीज हो जाएंगे। 1/6 का मतलब अप्रोक्स 16.66%। तो एक ही ऑप्शन आना चाहिए। तो आपको अप्रोक्सीमेशन अब सीखना होगा टीसीएस के हिसाब से, ठीक है भाई। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों हम करेंगे, सवाल नंबर 25 डाटा इंटरप्रिटेशन का है, करिएगा। टेबल को ढंग से पढ़ो। टेबल क्या बताती है? 3 अखबार हैं PQR, ठीक है भाई। 5 शेयर ABCD में छपते हैं, तो उनका ये डाटा है, दैनिक बिक्री है 1000 में, ठीक है ना।
ठीक है, पर डे की जो बिक्री दे रखी है वो आपकी 1000 में। अब दिख रहा है ना, बड़ा करते हैं और मैं बोल दे रहा हूं कि ये पर डे बिक्री दे रखी है 3 अखबारों की। ठीक है दोस्तों, 1000 में आपको ये दे रखी है। क्लियर है दोस्त? अब तो आपसे पूछा एवरेज डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर आर इन ऑल द गिवन 5 सिटीज। आर की जो एवरेज डेली सेल है इन 5 शहरों में वो कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ऑफ टोटल डेली सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटी एंड सी एंड न्यूज़पेपर क्यू इन सिटी डी एंड डी पुट टुगेदर। आप समझे? तो सबसे पहले आपको अखबार आर की डेली सेल का एवरेज निकालना है। देखिए सभी डाटा में जीरो लगा हुआ है, तो जीरो को वैसे ही इग्नोर कर दो जैसे वो तुमको करती है। ठीक है भाई, तो यहां पे आप इसका एवरेज निकालेंगे। आप कोई मीन वैल्यू मान के भी कर सकते हैं या जोड़ के भी कर सकते हैं, आसान है जोड़ना। अभी 48 52 100 हो गया, 54 40 100 हो गया, और ये 55 255 5 दिन का, तो पर डे का कितना आ जाएगा? 51। तो 51 आवर की मेरे दोस्तों क्या आ गई? ऑन एन एवरेज डेली सेल आ गई। ये कितनी ज्यादा है? किससे कंपेयर करना? कंपेयर करना 20% ऑफ टोटल सेल ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटी ए एंड सी एंड न्यूज़पेपर क्यू इन डी एंड डी। तो पी की जो डेली सेल है ए और सी में कितनी है? 64 और 46 कितना हो गया जी आपका? 110। और क्यू की डी और ई में 68 और 62 कितना हो गया दोस्तों? भाई 130। 110 और 130 हो गया 240। 240 का 20% 48। तो 48 से कितना ज्यादा है? 51। कितना ज्यादा है? 3/48 ज्यादा है 1/16, तो 1/16 मोर है। और 1/16 का मतलब 6.25%। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए सवाल के ऑप्शन को ध्यान रखा करो, डाटा को कम से कम लिखने की कोशिश करा करो, दिमाग में ज्यादा से ज्यादा। जितनी कम कैलकुलेशन करोगे और दिमाग में ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है भाई, एक पेपर सेट था बिल्कुल आपके अपकमिंग टीयर 1 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेट पसंद आता है, आप और भी इस टाइप के सेट्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ में चलवा दूंगा। धन्यवाद भाई, बाय।